Hello everyone, hope all of you are fine. Welcome to LIMS, Leiden Institute of Management and Sciences. This is Sundas Khan, your lecturer for the course of short story. This is our 9th lecture. Okay, in this lecture we will discuss गी दे मोपस्सन. देखें जी, ये एक फ्रेंच जो है वो राइटर है और इनका जो नाम है ये भी फ्रेंच है. तो ये जो इसकी प्रोनाउंसिएशन है, अगर आपको इसमें कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप गूगल में इसको लिखें और इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो सुन लें. आप अगेन अगेन सुनेंगे तो आपको जो है वो बोलने में भी आसानी हो जाए. तो गी दे मोपस्सन इसकी जो है वो प्रोनाउंसिएशन है. अच्छा, और इसके अलावा क्या है कि हम लोगों ने अब जो शॉर्ट स्टोरी पढ़नी है वो इसी राइटर की है, गी दे मोपस्सन की, जिसका नाम है द स्ट्रिंग. तो उससे पहले जो हम लोग देखेंगे, हम लोग उससे पहले फोकस करेंगे कि जो इनकी लाइफ है वो कैसी थी, इनका नाम क्या था, और जो जनरल इन्फॉर्मेशन है इनकी इनसे रिगार्डिंग हम उस पर फोकस करेंगे. अगर इनका नाम देखें तो इनका जो नाम है वो है हेनरी रेने एल्बर्ट गी दे मोपस्सन. डेट ऑफ बर्थ जो है इनकी वो है अगस्त 5, 1850. ठीक है. बर्थ प्लेस जो है यहाँ पे डीपे नॉर्मैंडे फ्रांस है. तो आप लोग अगर आप लोगों को ये जो प्रोनाउंसिएशन है डीपे या डिप ये प्रोनाउंस करने में मसला हो रहा है, तो आप जो वो नॉर्मैंडे और फ्रांस ही अगर याद रखें तो यही आप लोगों के लिए बहुत है, क्योंकि हम लोगों का काम यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन नहीं है. यहाँ पर हमारा जो काम है वो ये है कि हमने इन्फॉर्मेशन लेनी है इस राइटर से रिलेटेड, ताकि अगर हम लोगों को कोई क्वेश्चन आता है रिगार्डिंग दिस राइटर तो हम लोग उस क्वेश्चन को ईजिली जो है वो सॉल्व कर पाएँ. डेट ऑफ डेथ की बात करें तो वो है जुलाई 6, 1893. ठीक है. प्लेस ऑफ डेथ की अगर हम बात करें तो वो इन अ प्राइवेट असाइलम पेरिस फ्रांस में है. यानी इनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो भी फ्रांस की है और इनकी जो डेट ऑफ डेथ है वो भी फ्रांस की है, तभी इन्हें फ्रेंच राइटर कहा जाता है. ठीक है ना. अच्छा, अब ये जो है इनकी डेथ हुई कहाँ थी, वो तो फ्रांस में हुई थी, लेकिन फ्रांस में इनकी डेथ हुई थी एक प्राइवेट असाइलम में. अब ये असाइलम में कैसे पहुँचे, ये जो चीज़ें हैं ये हम लोग डिस्कस करेंगे. थोड़ी जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं वैसे वैसे हम लोग ये चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करेंगे. इनके फादर का नाम था गुस्टाव डी मोपस्सन. इनकी मदर का नाम है लॉरेली पोइटेवन. अब अगर एजुकेशन की बात करें हम इनकी, कि एजुकेशन इनकी कैसे थी और किस तरह से थी, तो वो हम डिस्कस करेंगे. लेकिन पहले हम इनका थोड़ा सा फैमिली जो बैकग्राउंड है, जो जिस तरह के मैंने आपको हर राइटर के बारे में थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड बताने की कोशिश की, तो इनके बारे में भी थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड में आपको पहले बता दूँ. देखें, ये 2 ब्रदर्स थे, मीन्स के 2 बेटे थे, और ये जो थे ये बड़े भाई थे. इनके छोटे भाई थे, जो दूसरा जो ब्रदर था वो छोटा था इनसे. तो ये 2 भाई थे, एक बड़ा भाई था और बड़े भाई का नाम गी दे मोपस्सन थे, और जो दूसरे थे उनका नाम था हार्वे. ठीक है. और ये जो थे ये रिमेन्ड विद हिज मदर. अब ये अपनी मदर के साथ क्यों रहे, या ऐसा क्या हुआ कि ये अपनी मदर के साथ रहे, तो इनकी मदर ने व्हेन मोपस्सन वाज 11 एंड हिज ब्रदर हार्वे वाज 5, तो इनकी मदर ने उस टाइम सेपरेशन ले ली थी इनके फादर से. इनकी जो मदर थी वो एक इंडिपेंडेंट माइंडेड वुमेन थी, और उन्होंने रिस्क लिया था सोशल डिस्ग्रेस का, क्योंकि आप लोग जानते हैं जब 80s की हम बात कर रहे हैं, 1850, 1890, क्योंकि 93 में जब इनकी डेथ हुई है, तो जब ये जो मोपस्सन थे 11 ईयर्स के थे, तो आप खुद देखें कि वो कौन सा ईयर चल रहा था, और उस एज में इनकी मदर ने जो है वो सेपरेशन ले ली थी इनके फादर से. मींस कि उनकी मैरिज जो है वो ख़त्म हो गई थी. ठीक है. तो इन्होंने लीगल सेपरेशन जब ली अपने हस्बैंड से, तो उन्होंने बहुत उस टाइम जो आप खुद देखें सोसाइटी का प्रेशर था, उनके जो रिलेटिव्स हैं उनका प्रेशर था, हर तरफ से प्रेशर था, और एक डिस्ग्रेस होती है, डिस्ग्रेस फील करवाई जाती है वुमेन को कि अगर वो जो है अपने हस्बैंड को छोड़ रही हैं, या अगर वो जो है वो सेपरेशन ले रही हैं, डाइवोर्स ले रही हैं, तो उसका जो है वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है. लेकिन इनकी मदर जो थी वो बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड और इंडिपेंडेंट थी, तो उन्होंने सोशल डिस्ग्रेस को जो है वो माइंड नहीं किया, उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर किया और ऑब्टेन की इन्होंने लीगल सेपरेशन फ्रॉम हर हस्बैंड. इन्होंने अपने हस्बैंड से जो है वो लीगल सेपरेशन जो है वो ले ली थी. और जब इनकी सेपरेशन हुई तो उस टाइम मोपस्सन जो कि 11 ईयर्स के थे, मोपस्सन जो कि 11 ईयर्स के थे, उन्होंने अपनी मदर को चूज़ किया था और वो अपनी मदर के साथ रहे थे. ठीक है. अब अगर हम इनकी एक एक्टिविटी की बात करें कि अगर देखें कि गी दे मोपस्सन को क्या चीज़ पसंद थी, तो वो इनको जो थी ही वॉज़ वेरी फॉन्ड ऑफ फिशिंग एंड आउटडोर एक्टिविटीज़. मींस के वो आउटडोर एक्टिविटीज़ को लाइक करते थे, और अगर उनकी फेवरेट देखा जाए तो वो फ़िशिंग की थी. उनकी जो हॉबीज़ हैं वो आउटडोर एक्टिविटीज़ थी और फिशिंग उनको बहुत ज़्यादा पसंद थी.
अब हम इनकी जो है वो एजुकेशन को देखेंगे कि इनकी एजुकेशन कहाँ स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई और इन्होंने कौन कौन सी जो है वो डिग्रीज जो हैं वो ली थी, अचीव की थी। तो स्कूलिंग इन्होंने स्टार्ट की वन ही वॉज 13 ईयर्स ओल्ड, मीन्स के 13 ईयर्स ओल्ड जब ये थे तो इन्होंने अपनी जो है अर्ली स्कूलिंग जो है वो स्टार्ट की थी, ठीक है। एट द एज ऑफ 13 ही वॉज सेंट टू अ सेमिनरी फॉर क्लासिकल स्टडीज़, मीन्स के अब इनको जो है जिस तरह के यहाँ पे लोग मस्जिद में भेजते हैं या डिफरेंट मदरसों में लोगों बच्चों को भेजा जाता है ताकि वहाँ पे जाके वो जो हैं वो रिलीजन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लें, तो इसी तरह इनको सेमिनरी में भेजा गया था ताकि वहाँ पे जाके ये क्लासिकल स्टडीज़ जो हैं वो ले सकें। क्लासिकल स्टडीज़ से रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन या क्लासिकल स्टडीज़ से रिलेटेड जो है वो इनको जो है वो इन्फॉर्मेशन मिले या इनका जो है एक फाउंडेशन बने, इनकी बुनियाद बन जाए क्लासिकल स्टडीज़ से रिलेटेड। लेकिन मोपसन जो है इन्होंने डेलिबरेटली गॉट हिमसेल्फ एक्सपेल्ड एट हिज फर्स्ट सेमिनरी स्कूल, जब इन्हें फर्स्ट सेमिनरी स्कूल में भेजा गया ताकि जहाँ पर जाके ये जो है अपनी क्लासिकल स्टडीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लें और अपनी फाउंडेशन बनाएं, तो वहाँ पर जाके इन्होंने कुछ ऐसा किया कि जिसकी वजह से इन्होंने मतलब खुद ही कुछ इस तरह से किया या कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से इन्हें जो है यानी कि जानबूझ के इन्होंने रूल्स को ब्रेक किया, इन्होंने कुछ ऐसा एक्टिविटी की, कुछ ऐसा अटेम्प्ट किया जिसकी वजह से इन्हें एक्सपेल किया गया। तो इन्होंने डेलिबरेटली कुछ ऐसा किया था, इन्होंने जानबूझ के अपने आप को उस स्कूल से जो इनकी फर्स्ट सेमिनरी थी वहाँ से एक्सपेल करवाया, वहाँ से अपने आप को निकलवा लिया। एक्सपेल करवाने का मतलब तो ये होता है ना कि निकाल देना, तो निकलवाया इन्होंने। फिर इनको मूव किया गया था लाइसी पियर कॉर्नीले इन रोन, फिर इनको एक और स्कूल में भेजा गया जो कि रोन जो जगह है वहाँ पे था। अब वहाँ पे जब ये गए तो वहाँ पर इन्होंने जाके अपने आप को प्रूव किया था एक गुड स्कॉलर, यानी कि इन्होंने अपने आप को एक गुड स्कॉलर के तौर पर पेश किया। जब एक दफ़ा आपकी एक्सपेल्शन हो जाती है तो आपके बारे में एक मीन्स के व्यू बन जाता है, एक आप लोगों के बारे में सोच बन जाती है कि इस बच्चे की अगर एक्सपेल्शन हुई है तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो इस बच्चे में ना प्रॉब्लम है। तो इन्होंने क्या किया, जब इनकी एक्सपेल्शन इन्होंने खुद करवाई पहले, फिर जब इन्हें दूसरे स्कूल में भेजा गया जो कि रोन में था, तो वहाँ पर जाके इन्होंने अपने आप को एक बहुत ही अच्छा स्कॉलर, बहुत ही अच्छा स्टूडेंट जो है एज अ वेरी गुड स्कॉलर, एज अ वेरी गुड स्कूल स्टूडेंट जो है वो प्रेजेंट किया अपने आप को, ठीक। एंड टुक इंटरेस्ट इन पोइट्री, और इनको जो है इन्होंने पोइट्री में बहुत इंटरेस्ट शो किया, इनको पोइट्री में इंटरेस्ट था, इन्होंने पोइट्री में अपना इंटरेस्ट जो है वो दिखाया। वहीं पर जो है जहाँ पे ये स्कूल अर्ली स्कूलिंग हुई और जिस सेमिनरी में जा रहे थे, रोन में जिस स्कूल में ये जा रहे थे, वहीं पर इनकी जो है मुलाकात हुई, इनकी जान पहचान हुई, एक्वेंटेंस हुई विद द गुस्ताव फ्लॉबर्ट के साथ। फ्लॉबर्ट, अब जो ये गुस्ताव फ्लॉबर्ट हैं ये कौन है, ये भी फ्रेंच हैं और ये हैं फ्रेंच नॉवलिस्ट, और ये बहुत फेमस जो हैं वो फ्रेंच नॉवलिस्ट हैं। तो यहीं पर जब इनकी स्कूलिंग थी तो मोपसन जो हैं इनकी जो है मोपसन की यहाँ पे एक्वेंटेंस हुई थी, इनकी मुलाकात हुई थी, इनकी नो हाउ हुई थी, इनकी जान पहचान हुई थी बहुत ही फेमस फ्रेंच नॉवलिस्ट के साथ जो कि हैं गुस्ताव फ्लॉबर्ट। फिनिश्ड एट रोएंस बोर्डिंग स्कूल, जब इनकी बोर्डिंग स्कूल जो है इनकी ख़त्म हुई, इनकी स्कूलिंग ख़त्म हुई, तो फिर इन्होंने आगे जो है वो एडमिशन लिया। अब यहाँ पे अदर कैरियर तो मैंने ज़रूर लिखा है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट मैं इनकी एजुकेशन ही डिस्कस करूँगी और एजुकेशन के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि इन्होंने कौन कौन से काम किए जो कि हम लोगों को इनको एज अ राइटर के अलावा इन्होंने जो काम किए वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इन्होंने जो है स्टडीड लॉ एट यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस, मीन्स की स्कूलिंग ख़त्म हुई, फिर कॉलेज भी वहीं पे किया होगा, फिर इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में पेरिस में ही जो है यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ वहाँ से जो है वो लॉ की डिग्री ली। आफ्टर ग्रेजुएटिंग कॉलेज इन 1870 फ्रैंको पर्शियन वॉर ब्रोक आउट। अब इन्होंने बताया यह कि 1870 में जब इनकी ग्रेजुएशन हो गई थी ये कॉलेज से जो कि जहाँ से इन्होंने लॉ की डिग्री ली, वहाँ पे क्या हुआ उस टाइम 1870s में वॉर ब्रोक आउट हुई, मीन्स के वॉर स्टार्ट हो गई थी जो कि जिसको नाम दिया था फ्रैंको पर्शियन वॉर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब वॉर स्टार्ट होती है तो आप लोगों को पता है कि तमाम लोगों को स्पेशली जो यंग होते हैं उनको ये इन्वाइट किया जाता है कि, और किया जाता था पहले ज़माने में जबकि मैन पावर को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती थी, तो इन लोगों को इन्वाइट किया जाता था यंगर जनरेशन को कि वो आएँ और आकर जो है एज अ सोल्जर अपनी कंट्री को सर्व करें, ठीक। तो मोपसन भी जो हैं वो कोई ऐसे वैसे तो नहीं थे, मींस कि वो भी उस टाइम यंग थे, वो यूनिवर्सिटी ऑफ जो है ये लॉ की उन्होंने डिग्री हासिल की थी तो बिल्कुल यंग थे, तो इन्होंने भी अपने आप को एज अ सोल्जर जो वो एनलिस्ट करवा लिया था नॉर्मैंडे में ड्यूरिंग द फ्रैंको पर्शियन वॉर, मींस कि जो फ्रैंको पर्शियन वॉर 1870 में हुई उसमें
मॉपसन ने नॉर्मैंडी की तरफ से एज अ सोल्जर जो है वो सर्व किया था। और 1871 में ही लेफ्ट नॉर्मैंडी फॉर पेरिस वेयर ही वर्कड एज अ क्लर्क इन द नेवी डिपार्टमेंट। फिर क्या हुआ, 70 में इन्होंने नॉर्मैंडी की तरफ से जो है वो एज अ सोल्जर सर्व किया। 71 में इन्होंने नॉर्मैंडी को लेफ्ट कर दिया, ये पेरिस चले गए थे और वहाँ जाके इन्होंने एज अ क्लर्क जो है वो काम किया था नेवी डिपार्टमेंट में। फिर इन्होंने एज अ क्लर्क काम किया है एजुकेशन मिनिस्ट्री में भी, ठीक है ना। एज अ क्लर्क इन्होंने नेवी डिपार्टमेंट में काम किया और एज अ क्लर्क ही इन्होंने एजुकेशन मिनिस्ट्री में भी काम किया है। 1878 में ही वॉज ट्रांसफर टू द मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। फिर इन्हें 1878 में जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन में जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया था, जहाँ से इन्होंने रिज़ाइन दिया था 2 साल बाद 1880 में। और वह उस टाइम इन्होंने 1880 में अपना जो लिटरेरी कैरियर है वो इन्होंने उस टाइम अपना जो है वो स्टार्ट किया। इन्होंने जो स्टाइल इमिटेट किया, जो स्टाइल उन्होंने राइटिंग स्टाइल जो अपनाया था वो इनके गॉडफादर का था। वही गॉडफादर जिनकी स्कूल में इनके साथ जान पहचान हुई, जब ये स्कूलिंग में कर रहे थे उस टाइम इनकी जान पहचान हुई थी इनके साथ। उनको ये जो गुस्टैव फ्लैबर्ट हैं, इनको जो फ्रेंच नॉवलिस्ट हैं बहुत फेमस, मॉपसन ने एज आ टीचर, एज अ गॉड फादर जो है वो इनकी फिगर को जो है वो माना था और वो इनको जो है वो इमिटेट करते थे, इनके स्टाइल ऑफ राइटिंग को, स्टाइल ऑफ थिंकिंग को, मीन्स के बहुत ज़्यादा इनसे इम्प्रेस थे मॉपसन। अगर अब हम कम्प्लीटली देखें कि मॉपसन के बारे में हमें क्या क्या पता है, तो इनकी स्कूलिंग हुई जहाँ से फर्स्ट टाइम इन्होंने अपने आप को स्कूल से एक्सपेल करवा लिया था। देन इनको दोबारा एडमिशन करवाया गया रोन में, जहाँ से इन्होंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की। रोन में ही स्कूलिंग की ड्यूरेशन में ही इनके गॉडफादर से, इनके टीचर से, इनके सीनियर से, जिनसे ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे, जिनका राइटिंग स्टाइल इन्होंने इमिटेट किया है, थिंकिंग स्टाइल से ये इम्प्रेस थे। गुस्टैव फ्लॉबर्ट जो कि एक और फ्रेंच नॉवलिस्ट हैं बहुत फेमस, उनसे इनकी एक्वेंटेंस हुई, जान पहचान हुई, मुलाकात हुई। और फिर इन्होंने जब वहाँ से स्कूलिंग ख़त्म हुई इनकी, इन्होंने लॉ की डिग्री के लिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। इनकी लॉ की डिग्री अभी कंप्लीट ही हुई थी कि 1870 में फ्रैंको पर्शियन वॉर जो है वो स्टार्ट हो गई और इन्होंने 1 साल एज अ नॉर्मैंडी सोल्जर जो है फ्रैंको पर्शियन वॉर में जो है वो सर्व किया। 71 में 1 साल के बाद जो है इन्होंने इस चीज़ से जो है वो छोड़ दिया। इन्होंने एज अ सोल्जर जो इन्होंने स्टार्ट किया था वो सर्व करना, वो इन्होंने छोड़ दिया और ये नॉर्मैंडी से पेरिस मूव कर गए। फिर क्या हुआ, यहाँ पे ये काम कर रहे थे एज अ क्लर्क इन द नेवी डिपार्टमेंट। इन्होंने एज अ क्लर्क 2 जगह पे सर्व किया है। इन्होंने एज अ क्लर्क नेवी डिपार्टमेंट में भी सर्व किया है और एजुकेशन मिनिस्ट्री में भी। फिर इन्होंने मूव कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन में, जहाँ पे इन्होंने 1878 में इनको मूव किया गया था और 1880 में इन्होंने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया और अपना जो इनका लिटरेरी कैरियर है वो इन्होंने अपना स्टार्ट किया। और इन्होंने जो है अपने गॉडफादर को, अपने टीचर को, अपने सुपीरियर को, जिनका नाम गुस्टैव फ्लॉबर्ट है, उसको फॉलो किया, उनको इमिटेट किया। इमिटेट करने का बेटा मतलब होता है कॉपी करना, उनके जैसा लिखने की कोशिश करना, ठीक है ना। तो इन्होंने फ्लॉबर्ट के जैसा लिखने की कोशिश की, जिस तरह के थीम्स पे, जिस तरह के स्टाइल में वो लिखते थे, जिस तरह के थीम्स पे वो लिखते थे, सब्जेक्ट मैटर जैसा वो जिनका वो होता था, जो उनकी कुछ थीरीज थी, ये सब भी ये जो मॉपसन हैं ये भी उनको ही फॉलो करते थे। अच्छा, राइटिंग्स की अगर हम बात करें तो जो जेनरे है इनकी राइटिंग का वो ये जो है नेचुरलिस्ट और रियलिस्ट जो है वे ऑफ थिंकिंग और स्टाइल और जो थीरीज़ हैं उनको फॉलो करके इन्होंने अपनी राइटिंग्स जो भी राइटिंग इन्होंने की है वो उसके ऊपर बेस करती हैं कि नेचुरलिस्ट और रियलिस्ट जो थीरीज़ हैं, जो वे ऑफ थिंकिंग है, इनकी जो राइटिंग्स हैं वो उसी जेनरे पे बेस करती हैं। Many of his writings were set in 19th century during the Franco-Persian War of 1870। अब जाहिर सी बात है, जब एक इंसान ने एक वॉर देखी है, उसने उस वॉर में सर्व किया है, तो फिर जो उसका सब्जेक्ट मैटर होगा ना वो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा, ठीक। तो इन्होंने भी क्योंकि वॉर में सर्व किया था और वो वॉर जो थी उस न्यू थी उस टाइम, ठीक, तो इन्होंने भी उसके ऊपर जो बहुत ज़्यादा इनकी स्टोरीज़ हैं, राइटिंग है इनकी, वो 19th सेंचुरी की जो वॉर थी फ्रैंको पर्शियन, उसी से रिलेटेड और उन्हीं के बारे में है। ये डिस्क्राइब करते थे, इनका जो स्टाइल था ना, राइटिंग ऑफ स्टाइल, वो ये ऐसा था कि ये जो थे वो डिस्क्राइब करते थे सिविलियंस को, मीन्स के आम लोगों को डिस्क्राइब करते थे, आम लोगों के बारे में लिखते थे। और वो आम लोग कैसे होते थे, वो आम लोग वो होते थे जो किसी न किसी इवेंट में, किसी न किसी प्रॉब्लम ने
फंसे होते थे, कॉट अप होते थे, और वो इवेंट और वो प्रॉब्लम जो है वो आउट ऑफ देयर कंट्रोल होता था, बियॉन्ड देयर कंट्रोल होता था। जिस तरह के वॉर है, अगर वॉर में वो फंस गए तो वॉर मीन्स के वॉर से निकल जाना या वॉर को छोड़ देना, लीव कर देना, ये तमाम चीज़ें जो हैं उस सिविलियन के जो उस चीज़ में फंसा हुआ है उसके आउट ऑफ कंट्रोल है या बियॉन्ड कंट्रोल है। वो उस चीज़ को कंट्रोल तो नहीं कर सकता ना। आर परमानेंटली चेंज बाय देयर एक्सपीरियंसेस, और वो शो करते थे कि अगर कोई सिविलियन किसी प्रॉब्लम में, किसी इवेंट में फंस गया है जो कि उसके कंट्रोल के बाहर है, तो वो चीज़, वो प्रॉब्लम, वो इवेंट किस तरह से उसको चेंज करता है या उसकी वजह से किस तरह से परमानेंट चेंजेस आती हैं उसकी लाइफ में, उसके एक्सपीरियंसेस में, उसकी थिंकिंग में, उसकी पर्सनैलिटी में, किस तरह से ये चीज़ें जो हैं वो उसको चेंज करती हैं। ही हैज़ रिटन एन अप्रॉक्सीमेट ऑफ, अब उन्होंने क्या क्या लिखा और कितना कितना लिखा, तो इन्होंने लिखा था 300 शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, 6 नॉवेल्स लिखे हैं, 3 ट्रैवल बुक्स लिखी हैं और 1 वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स इन्होंने लिखा है। ठीक है, अगर राइटिंग को इनकी देखें तो इन्होंने नेचुरलिस्ट और रियलिस्ट जो राइटिंग स्टाइल है, थिंकिंग है, उसको फॉलो किया। इन्होंने 19th सेंचुरी में जो फ्रैंको पर्शियन वॉर थी, क्योंकि इन्होंने सर्व किया था, तो इनकी जो राइटिंग है वो कुछ ना कुछ ज़्यादा से ज़्यादा जो वो रिलेटेड है वो उसी वॉर से रिलेटेड है। और ये दिखाते क्या थे, ये दिखाते थे आम लोगों को कुछ ऐसी प्रॉब्लम में फंसे हुए दिखाते थे जिससे निकलना उनके बस की बात ही नहीं होती थी। और फिर वो आगे दिखाते थे उसका रिजल्ट क्या होता था, उस प्रॉब्लम का रिजल्ट होता था कि उनकी पर्सनालिटी में कुछ परमानेंट चेंजेस आती थी, उनके वे ऑफ स्टाइल में कुछ परमानेंट चेंजेस आती थी। मीन्स के दिखाने का मकसद ये होता था कि अगर कोई सिविलियन कुछ ऐसी प्रॉब्लम में फंस गया है, किसी ऐसे इवेंट में फंस गया है जिससे वो अपनी मर्जी से नहीं निकल सकता और वो उसके बस के बाहर है, तो फिर वो जो चीज़ है, वो जो एक्सपीरियंस है, वो जो इवेंट है, वो उस सिविलियन के ऊपर एक परमानेंट चेंज, एक परमानेंट असर छोड़ के जाएगा। ठीक है ना। और इन्होंने जो राइटिंग्स की उसमें 600 शॉर्ट स्टोरीज हैं, 6 नॉवेल्स हैं, 3 ट्रैवल बुक्स हैं और 1 वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स है। In his later years, he developed a constant desire for solitude. Solitude का मतलब होता है कि तन्हाई पसंद हो जाना, अकेला रहना पसंद करना। ठीक है, आपको गैदरिंग्स और लोगों से मिलाना जो होता है ये चीज़ पसंद नहीं रहती। आप कहते हैं कि आप हर टाइम जो हो वो अकेले रहो। ठीक है, आपको अलोन रहना पसंद होता है, आप लोगों को जो है वो तन्हाई पसंद होती है, अकेला रहना पसंद होता है, आप किसी की प्रेजेंस को जो हो वो बर्दाश्त नहीं करते या उसको लाइक नहीं करते। तो जब जैसे जैसे उसकी एज होती जा रही थी मोपस्सा की, तो मोपस्सा जो है उसको एक डिज़ायर थी, कांस्टेंट डिज़ायर थी। मींस कि वो हर टाइम ये कोशिश करता था या ये उसकी ख्वाहिश थी कि वो हर टाइम जो है वो अकेला रहे, उसके साथ किसी की कंपनी ना हो, उसके साथ किसी और इंसान की प्रेजेंस ना हो। वो जो है अपने जैसे जैसे उसकी एज होती जा रही थी और उसके आखिरी साल आ रहे थे उम्र के, तो वो उन आखिरी साल में ये कोशिश करता था सालों में कि वो जो है अकेला रहे और उसके साथ कोई और जो है उसको कंपनी ना दे, किसी और की प्रेजेंस उसके साथ मौजूद ना रहे। एन ऑब्सेशन फॉर सेल्फ प्रिजर्वेशन। सेल्फ प्रिजर्वेशन का मतलब यह है कि वो अपनी जान की हिफाजत करता था, अपने आप की। सेल्फ प्रिजर्वेशन मतलब सेल्फ का मतलब होता है अपनी और प्रिजर्वेशन होता है किसी चीज़ को मेंटेन करना, किसी चीज़ को बचा के रखना। ठीक है, तो उसको ऑब्सेशन हो गया था कि उसने अपने आप को या अपनी जान की हिफाजत करनी है, उसने अपने आप को जो है वो एक सिक्योर और सेफ जगह पर रखना है। ऑब्सेशन का मतलब होता है कि कोई आपकी एक ऐसी हैबिट जो कि हर टाइम आपके माइंड पर सवार रहती है, और उसके साथ साथ क्या होता है कि वो जो है थोड़ी सी मींस के नेगेटिव साइड पे चली जाती है कि आप जो ऑब्सेस हो जाते हो उस चीज़ के साथ, आप उसको एक काम करते करते आप तमाम की तमाम जो लिमिट्स होती हैं वो क्रॉस कर देते हो। ठीक है ना, तो ऑब्सेशन ये होता है। तो जो हमारा मोपस्सा है इसको ऑब्सेशन हो गया था सेल्फ प्रिजर्वेशन का, कि ये इस चीज़ से ऑब्सेस हो गए थे कि इन्होंने अपनी लाइफ को सेव करना है, इन्होंने अपने आप को बचाना है, इन्होंने अपने आप को जो है वो प्रिजर्व करना है, इन्होंने जो है वो अपने आप को तमाम की तमाम जो डेंजरस सिचुएशंस हैं उनसे सेफ्टी में रखना है। और वो सेफ्टी कहाँ मिल सकती है, ज़ाहिरी बात है वो सेफ्टी इनको सॉलिट्यूड में मिलती थी, अकेलेपन में मिलती थी, तन्हाई में मिलती थी, जहाँ इनको यकीन होता था कि इनके आसपास किसी और इंसान की प्रेजेंस मौजूद नहीं है। ठीक है, हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं कि नेचुरलिज्म और रियलिज्म के बारे में या उनकी थीरीज़ के ऊपर इन्होंने बात की, जैसे कि इनके जो मेंटर थे, जो इनके टीचर थे, जो इनके सीनियर थे, फ्लॉबर्ट, जो एक और फ्रेंच जो हैं वो नॉवेलिस्ट थे, उन्होंने की। ठीक है,
और ये दिखाते क्या थे अपनी राइटिंग्स के थ्रू, ये लाइफ की सफरिंग्स दिखाते थे, ठीक है, लोगों की लाइफ को दिखाते थे। और अक्सर जो लाइफ ये पोर्ट्रे करते थे उसमें सफरिंग दिखाई जाती थी लोगों की। और वो लोग कौन से होते थे? वो होते थे सिविलियंस, मीन्स के आम लोग, जो जिन्हें हम लोग कहते हैं कि जो नॉर्मल लोग होते थे, उनकी सफरिंग्स जो हैं वो ये अपनी राइटिंग के थ्रू जो हैं वो पोर्ट्रे करते थे। लाइफ की सफरिंग सिखाई हैं, जिस तरह के इनके जो मेंटर थे, इनके जो टीचर थे, इनके जो सीनियर थे फ्लॉबर्ट, जो जिस तरह से उन्होंने पोर्ट्रे किया है लाइफ को या सफरिंग्स ऑफ पीपल को, ठीक है ना। अब क्या था पोर्ट्रेयर ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, ये मैं आपको ऑलरेडी बता पोर्ट्रेयर ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इन्होंने जो चीज़ हमारे तक पोर्ट्रे की है, इन्होंने जो चीज़ हमें दिखाई है वो है सिविलियंस, ठीक है ना। मीन्स के इन्होंने आम लोग जो थे वो हमें दिखाए हैं, उनके बारे में हमें बताया है, उनकी लाइफ को जो है वो पोर्ट्रे किया है। अच्छा, प्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ एज फ्लॉबर्ट, ये भी मैंने आपको बता दिया कि जिस तरह के इनके मेंटर थे, जो इस तरह से उन्होंने एक स्टाइल था पोर्ट्रे करने का लाइफ को और सफरिंग्स को, लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन देने का, वैसे ही जो है मपर्सो ने वो स्टाइल फॉलो किया। और वो क्योंकि इम्प्रेस थे ना फ्लॉबर्ट से, तो इसलिए उन्होंने उन्हें फॉलो किया और उसी स्टाइल ऑफ राइटिंग को उन्होंने अपनाया। अ परसिक्यूशन केस बाय कॉज बाय साइफिलिस, ये साइफिलिस जो है बेटा ये डिजीज़ है, दैट इज़ ये जो बैक्टीरियल कंट्रैक्टेड डिजीज़ होती है। मीन्स के बैक्टीरिया कंट्रैक्ट आपको किसी तरह हो जाता है, किसी टाइप का बैक्टीरिया है, जब वो आपको हो अट्रैक्ट मीन्स कि आपके साथ अटैच हो जाता है तो आपको ये डिजीज़ हो जाती है साइफिलिस, ठीक है। तो इनको ये डिजीज़ जो थी ये इनको थी इनकी स्टार्टिंग मीन्स के यूथ से, जब वो यंग थे तो उस टाइम उन्होंने बैक्टीरिया कोई कंट्रैक्ट कर लिया था। मीन्स के इनकी किसी बैक्टीरिया के साथ किसी टाइम इनकी कोई वो हो गई होगी कि इनको बैक्टीरिया जो है वो अटैच हो गया, इनको लग गया, या इनको किसी तरह से बैक्टीरिया इनके अंदर चला गया वो बैक्टीरिया, तो उसकी वजह से इनको डिजीज़ हुई थी साइफिलिस, ठीक है। अब साइफिलिस जो थी उसी की वजह से इनके साथ जो अक्सर प्रॉब्लम्स थी, जो ये सॉलिट्यूड में रहना चाहते थे, जो ये अपनी सेल्फ प्रिजर्वेशन करना चाहते थे, वो चीज़ें जो थी वो उसका रिजल्ट थी। क्योंकि साइफिलिस की वजह से ये जो थे ये बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि हॉस्टाइल हो गए थे, ठीक है। ये जो थी साइफिलिस की वजह से इन्हें लगता था कि इनकी डेथ हो जाएगी, और या जब इनको बैक्टीरिया किसी तरह से इन्होंने कंट्रैक्ट किया, इनको बैक्टीरिया हुआ, उस बैक्टीरिया की वजह से जब इनकी डेथ हुई तो उस वजह से फिर इन्हें लगा कि इन्हें जो है वो सॉलिट्यूड में चले जाना चाहिए, लोगों से दूर रहना चाहिए, ताकि इनको किसी किस्म की कोई और जो वो डिजीज़ है वो ना हो। और जो इनकी जो इल ट्रीटमेंट थी, जो हॉस्टिलिटी थी, वो तमाम की तमाम जो है वो इसी डिज़ीज़ की वजह से थी, जो कि इन्होंने बहुत ज़्यादा, जो इनकी जवानी थी उस टाइम इन्हें हुई थी। इनको जो था वो फेयर ऑफ डेथ था। वही बात होगी ना कि सेल्फ प्रिजर्वेशन ये करना चाहते थे। क्यों सेल्फ प्रिजर्वेशन करना चाहते थे? क्योंकि इनको फेयर ऑफ डेथ था कि इनकी जो है वो मौत हो जाएगी। तो ये भी एक किस्म की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी इनके साथ। ऑन जनवरी 2, 1892 में मपासन ट्राई टू कमिट सुसाइड बाय कटिंग हिज थ्रोट इन पेरिस, ठीक है। तो इन्होंने 2 जनवरी को 1892 में जो है वो सुसाइड करने की कोशिश की थी, वो भी अपने जो इनका थ्रॉट है उसको कट करके, और उस टाइम ये पेरिस में थे। लेकिन उस टाइम इनकी डेथ नहीं हुई क्योंकि इनको सेव कर लिया गया था। ही वॉज एडमिट, और इनकी जान बचाने के बाद इनको एडमिट कर दिया गया था प्राइवेट असाइलम में, जिसका नाम है एस्प्रेट ब्लांच एट पैसी इन पेरिस। वो भी पेरिस में ही था, जहाँ पर फिर इनकी कोई 1.5 साल बाद, क्योंकि 82 जनवरी में इन्होंने अटैम्प्ट किया था सुसाइड का, उसके बाद इनको असाइलम में जो है वो एडमिट कर दिया गया था। और 93 में इनकी जुलाई 6 में इनकी डेथ हुई है, तब भी ये पेरिस में ही थे, ठीक है। तो अगर हम इनकी अब लाइफ को देखें तो इनकी लाइफ बेटा यही है कि ये जो थे स्टार्टिंग में भी इनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स थी। जब इनकी मदर और फादर की सेपरेशन हुई, उसके बाद इन्होंने अपनी मदर को चूज़ किया उनके साथ रहने के लिए। फिर इन्होंने जब स्टार्टिंग की स्कूलिंग अपनी, तो वहाँ पर ही इनको इनके जो मेंटर थे, जो इनके टीचर थे, जिसको इन्होंने एडमायर किया, फ्लॉबर्ट, इनकी वहाँ उनके साथ वहाँ पर जो है वो आप कह सकते हैं कि हेलो हाई हुई, उनकी जान पहचान हुई उनके साथ, और ये उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे। तो इनका जो राइटिंग स्टाइल है उसमें नज़र आता है। इन्होंने नेचुरलिज्म और
रियलिज्म दिखाई अपनी राइटिंग स्टाइल में, ये सफरिंग्स दिखाते थे, लाइफ दिखाते थे, तो लाइफ वो प्रिटेंड पोर्ट्रे करते थे अपनी राइटिंग्स के थ्रू जिसके अंदर सफरिंग्स दिखाई जाती थी, ठीक है ना। ऑर्डिनरी पीपल की सफरिंग्स मीन्स के ऑर्डिनरी पीपल्स की सफरिंग्स यानी कि उनकी जो मुश्किलात होती थी वो दिखाते थे, जिस तरह के फ्लॉबेट ने अपनी राइटिंग में शो किया। और क्या था, इनको साइफिलिस की डिजीज़ हो गई थी जिसकी वजह से इनको सॉलिट्यूड की, जो ये सॉलिट्यूड में रहना पसंद करते थे, ये अपनी सेल्फ प्रिजर्वेशन करना चाहते थे, ये फेयर ऑफ डेथ था इनको। और इस सब के बावजूद भी इन्होंने जो है वो अटैम्प्ट किया सुसाइड। 1892 में इन्होंने अटैम्प्ट किया था सुसाइड अपने जो है वो थ्रॉट को कट करके, लेकिन इनको सेव कर लिया गया था। और उसके बाद क्योंकि इनकी जो कंडीशन थी वो इस तरह की नहीं थी कि इनको अकेले रहने की परमिशन दी जाए, तो इनको असाइलम में जो है वो एडमिट कर दिया गया था। उस असाइलम का नाम भी बताया गया है, वो भी पेरिस में ही है। और उसके बाद कोई 1.5 साल के बाद इनकी जुलाई 6, 1893 में डेथ हुई थी। अगर हम इनकी बात करें कि लिटरेरी ये कैसा थे और ये इन्हें लिटरेरी जीनियस क्यों कहा जाता है, तो वो इसलिए कहा जाता है कि डे मॉपासां जो है वो लिटरेरी जीनियस काउंट किए जाते हैं, इसलिए कि इन्होंने थीरीज़ ऑफ रियलिज्म और नेचुरलिज्म के ऊपर काम किया है। इन्होंने थीरीज़ ऑफ रियलिज्म और नेचुरलिज्म जो है वो अपनी राइटिंग्स के थ्रू जो है वो शो की थी। ये जो थे इन्फ्लुएंस थे फ्लॉबर्ट की राइटिंग स्टाइल से, ये मीन्स के फ्लॉबर्ट्स लीनिंग टूवर्ड्स रियलिज्म इन हिज राइटिंग, और क्योंकि ये इन्फ्लुएंस थे फ्लॉबर्ट्स के राइटिंग स्टाइल से और फ्लॉबर्ट जो था वो अपनी राइटिंग में उसने रियलिज्म और नेचुरलिज्म को ही शो किया था, तो इसलिए इन्होंने भी अपनी राइटिंग में रियलिज्म शो की। और इसके अलावा ये फ्लॉबर्ट के साथ साथ अपनी एक फ्रेंड थी, इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज फ्रेंड एमाइल जोला और हिज नेचुरलिस्टिक पर्सपेक्टिव्स, मीन्स के फ्लॉबर्ट के रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव से ये इम्प्रेस थे और एमाइल जोला के नेचुरलिस्टिक पर्सपेक्टिव से ये इन्फ्लुएंस थे। दो लोगों से इन्फ्लुएंस थे, लेकिन इनकी लाइफ में जो मेन रोल है, जो मेन इनकी जो है वो इन्फ्लुएंस है वो फ्लॉबर्ट से ही है। लेकिन फ्लॉबर्ट के अलावा ये एक और पर्सनालिटी से भी इम्प्रेस थे और उनका नाम है एमाइल जोला। तो ये इन दोनों से जो हैं वो इम्प्रेस हैं, इन्फ्लुएंस थे, उनसे इम्प्रेस थे, और जो उनका स्टाइल था, जो उनके पर्सपेक्टिव थे, जो उनकी थिंकिंग स्टाइल था, उनको इन्होंने फॉलो करने की कोशिश की और उनको फॉलो किया। मीन्स के इन्होंने फ्लॉबर्ट के रियलिज्म के पर्सपेक्टिव्स और एमाइल जोला के नेचुरलिस्टिक पर्सपेक्टिव्स जो थे उनको फॉलो किया और अपनी राइटिंग को उस तरह का और उन पर्सपेक्टिव्स को फॉलो करते हुए अपना राइटिंग स्टाइल जो है इन्होंने क्रिएट किया। कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें कि इन्होंने किस तरह के कैरेक्टर्स जो हैं वो शो किए हैं अपनी स्टोरीज़ में, वो जब आप स्टोरी रीड करेंगे तब भी आपको आइडिया हो जाएगा कि किस किस्म के कैरेक्टर्स जो हैं इन्होंने शो किए हैं। तो वो कैरेक्टर्स जो थे वो तमाम के तमाम जो हैं वो अनहैप्पी हैं, विक्टिम्स हैं ऑफ देयर ग्रीड, डिज़ायर और वैनिटी। ठीक है, वैनिटी अगर हम देखें तो वैनिटी क्या होता है? वैनिटी होता है कि जब आप लोग एक्सेसिवली जो है ना वो प्राइड फील करते हैं अपनी अचीवमेंट्स की वजह से, अपनी लुक्स की वजह से, अपनी ब्यूटी की वजह से, जब आप बहुत ज़्यादा मगरूर हो जाते हैं कि आप बहुत ज़्यादा लाइक हैं, जब आप बहुत ज़्यादा मगरूर हो जाते हैं कि आपके पास बहुत पैसा है, आप बहुत ज़्यादा मगरूर हो जाते हैं कि आपके पास आप जो बहुत खूबसूरत हो, तो ये वैनिटी आप कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, तो इन्होंने जो कैरेक्टर्स पोर्ट्रे किए अपनी राइटिंग में वो तमाम के तमाम अनहैप्पी विक्टिम्स थे। मीन्स के वो तमाम के तमाम अपने लालच के, ख्वाहिशात के और वैनिटी के, एक्सेसिव प्राइड के, मीन्स के गरूर के, जो मगरूर होने के जो थे वो विक्टिम्स थे, और तमाम के तमाम जो थे वो अनहैप्पी थे। कोई भी हैप्पी कैरेक्टर पोर्ट्रे नहीं हुआ। मीन्स के बेसिक जो मोस्ट कैरेक्टर्स इन्होंने दिखाए हैं वो तमाम के तमाम जो थे वो अनहैप्पी दिखाए हैं। राइटिंग स्टाइल को अगर हम इनके देखें तो ही प्रेजेंट्स द कैरेक्टर्स लाइफ विदाउट सरमनाइजिंग। मीन्स के वो जो है वो हमें दिखाते थे, हमें बताते नहीं थे। इसका मतलब ये है कि वो डायलॉग्स को यूज़ करते थे, वो अपनी राइटिंग को यूज़ करते थे हमें कोई चीज़ बताने के लिए, यानी कि वो हमें शो कर देते थे कि ये बताने की बजाय कि हीरो, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि ये बताने की बजाय कि हीरो जो है वो बहुत गुड लुकिंग है, वो हमें शो करते थे कि आइज़ ऐसी हैं, हेयर्स ऐसे हैं, लुक्स ऐसी हैं, लोग उसके बारे में कहते हैं कि ये तो ऐसे हैं, तो ये तो ऐसे हैं। वो हमें दिखाते थे, वो हमें बताते नहीं थे। तो ये उनका जो राइटिंग स्टाइल था वो ऐसा था कि वो सरमनाइज नहीं करते थे, वो जो है वो कैरेक्टर्स की लाइफ को प्रेजेंट करते थे, सरमनाइज नहीं करते थे। उनके बारे में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो लाइंस लिख लिख के उनकी प्रेजेस नहीं करते थे, बल्कि वो शो करते थे कि असल में है क्या चीज़। ठीक है ना, वो होता है ना, एक बताना होता है और एक दिखाना होता है, तो ये दिखाया करते थे, बताया नहीं करते थे। इनका राइटिंग स्टाइल ये था कि ही वुड यूजुअली शो अस नॉट टेल अस, कि वो हमें जो चीज़ उन्होंने बतानी होती थी, जो मैसेज उन्होंने हमें पहुँचाना होता था, वो हमें वो दिखाते ज़रूर थे, बताते नहीं थे।
अगर जनरली हम बात करें कि मपासा जो है उनकी लाइफ कैसी थी या उन्होंने अपनी लाइफ में कौन कौन से जो हैं वो इम्पोर्टेंट जो हैं वो काम किए हैं, तो वो कौन कौन से थे। ही वॉज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फादर्स ऑफ द मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी, क्योंकि हम लोगों ने शॉर्ट स्टोरी पढ़नी है इनकी, तो आप लोग ये माइंड में रखें कि ये फ्रेंच राइटर होने के साथ साथ फादर ऑफ मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी जो है वो कंसिडर किए जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो मपासा हैं ये जो है फादर ऑफ द मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी जो है वो कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, ही वाज प्रतीक ऑफ ऑथर जो है वो फ्लॉबर्ट, मींस के ऑथर फ्लॉबर्ट के ये प्रतीक थे। प्रतीक क्या होता है? प्रतीक होता है कि जब आपको आपका कोई सीनियर, आपका कोई टीचर या आपसे ज़्यादा स्किलफुल उस फील्ड में जिसमें आप जाना चाह रहे हो या आप काम कर रहे हो, आपको गाइड करता है, आपको पॉइंटर्स देता है, तो उसको कहते हैं प्रतीक। मीन्स के एक किस्म का आप फॉलोवर कह सकते हैं या आप स्टूडेंट भी कह सकते हैं। ठीक है ना, तो ये जो थे ये स्टूडेंट थे या फॉलोवर थे फ्रेंच ऑथर फ्लॉबर्ट के। ही गोज बाय द पेन नेम गे दी मुपस्सा और गे दी वेलमोंट, मीन्स के आपको पता लग गया है कि ये गे दी मुसप्पा या गे दी वेलमोंट दो इनके पेन नेम थे। ठीक है, तो ये आपको दोनों याद रखने हैं क्योंकि ज़्यादा फेमस जो है वो मुपस्सा है, तो आप लोग लेकिन गे दी वेलमोंट जो है वो भी याद रखेंगे। ठीक है, मपासा इज़ द मॉडर्न एग्जाम्पलर ऑफ ट्रेडिशनल फ्रेंच साइकोलॉजिकल रियलिज्म, मीन्स के इन्होंने क्या चीज़ दिखाई थी? इन्होंने मॉडर्न एग्जाम्पल दी थी हमें ट्रेडिशनल फ्रेंच साइकोलॉजिज्म की। मीन्स के फ्रेंच साइकोलॉजिकल तो रियलिज्म जो है ना वो है, लेकिन इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने हमें मॉडर्न एग्जाम्पल दी थी कि आप लोग ट्रेडिशनल जो साइकोलॉजिकल फ्रेंच साइकोलॉजिकल जो रियलिज्म है उसको आप ट्रेडिशनली चेंज करके ट्रेडिशनली को मॉडर्न किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। मीन्स कि एक ट्रेडिशनल चीज़ है, आप उसको चेंज करके मॉडर्न स्टाइल में किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हो। तो इन्होंने वो चीज़ जो है उसकी एग्जांपल्स हमें दी हैं। मपासा जो है इन्होंने ट्रेडिशनल फ्रेंच साइकोलॉजिकल रियलिज्म को मॉडर्न स्टाइल में प्रेजेंट किया अपनी राइटिंग्स के अंदर। ये चीज़ भी आपने माइंड में रखनी है। इन अक्टूबर 1868 में एट द एज ऑफ 18 ही सेव्ड द फेमस पोइट एल्गर्नन चार्ल्स स्वाइनबर्न फ्रॉम ड्रॉनिंग ऑफ द कोस्ट ऑफ एट्रिटाट। तो इन्होंने स्वाइनबर्ग को जो है वो जब वो ड्रॉन मीन्स कि जब वो डूब रहे थे तो उस टाइम इन्होंने ये 18 ईयर्स के थे और इन्होंने उनको सेव किया था। आप देख सकते हैं कि इनका जो है वो जो इनकी जो गैदरिंग थी या जो इनकी सराउंडिंग थी उसमें बहुत ज़्यादा फेमस लोग थे और वो जो हैं वो तमाम के तमाम जो हैं वो लिटरली बैकग्राउंड लिटरेट जो है वो बैकग्राउंड लगते थे। ही डिलाइटेड इन क्लेवर प्लॉटिंग, मीन्स के जो इनकी राइटिंग है वो आप देखेंगे, आप जब स्टोरी रीड करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो थे ये इस चीज़ में खुश होते थे, इस चीज़ में डिलाइट फील करते थे जब वो क्लेवरी कोई चीज़ जो है वो प्लॉट करते थे। मीन्स कि जब ये प्लॉटिंग कर रहे होते थे या प्लॉट बना रहे होते थे अपनी स्टोरी का, तो उसमें ये जो है वो क्लेवरनेस शो करते थे। ठीक है, तो और ये इस चीज़ से डिलाइटफुल फील करते थे, मीन्स कि खुश होते थे। ठीक, कि मैंने जो है एक इस तरह की जो मैंने एक स्टोरी बनाई है और वो जो प्लॉट जो उसका है वो बहुत ज़्यादा क्लेवर किस्म का प्लॉट है, वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि स्मार्ट प्लॉट जो होता है वो स्मार्ट प्लॉट था उनका। एक्टिव प्लॉट जो होता है वो क्लेवर चालाक कह सकते हैं, आप उसे कह सकते हैं तेज़ किस्म के जो लोग होते हैं या तेज़ प्लॉटिंग जो करते थे, ये उनकी वो प्लॉटिंग होती थी। मीन्स के क्लेवर को बेटा आप लोग चालाक भी समझ सकते हो या आप ऐसे लोगों को दिखा सकते हो जो कि क्लेवर होते हैं और उनको अपनी स्टोरी में आप जो प्लॉट में हो उनको यूज़ करते हो। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह से इन क्लेवर जब आप स्टोरी रीड करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। वरना यही है कि दो तरह से आप क्लेवर प्लॉटिंग कर सकते हो। एक तो ये कि आप जब प्लॉट बना रहे हो तो उसके अंदर कुछ ट्विस्ट और टर्न्स इस तरह से करें कि वो जो है वो एक क्लेवरनेस शो करे। अदरवाइज आप क्लेवर पीपल को लेकर यानी कि बहुत ज़्यादा जो चालाक लोग हों, जो बहुत ज़्यादा तेज़ लोग हों, उनको यूज़ करें और अपना जो है वो प्लॉट जो है वो आप डिवेलप करें। एंड सर्व्ड एज मॉडल फॉर समरसॉट मॉघम एंड ओ हेनरी इन दिस रिस्पेक्ट। और क्योंकि ये खुद भी जो हैं वो इनके दो जो एमाइल सोला और ये फ्लॉबर्ट जो हैं इन दोनों से ये इन्फ्लुएंस थे, उन दोनों से इम्प्रेस थे। तो और ये खुद भी एक बहुत जो हैं वो फेमस फिगर हैं, तो इनसे भी लोग इम्प्रेस थे। इनसे जो है इनको एज अ मॉडल लिया समरसॉट मॉघम ने और ओ हेनरी ने। ये दोनों भी बहुत फेमस लिटरेरी फिगर्स हैं, इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जब हम इनकी कोई चीज़ रीड करेंगे, कोई इनकी लिटरेरी राइटिंग जो है हम रीड करेंगे देन। तो अगर हम जनरली देखें तो ये जो है फादर फ्रेंच पोएट कंसीडर किए जाते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी कंसीडर किए जाते हैं, स्टूडेंट ऑफ ऑथर फ्लॉबर्ट कंसीडर किए जाते हैं। इनके पेन नेम दो हैं। पेन नेम का मतलब ये होता है कि जब आप कोई चीज़ पब्लिश करते हो ना तो आप अपने नाम की बजाय
उस किसी और नाम से पब्लिश करते हो। तो जो इनकी जो राइटिंग्स हैं वो 2 नाम से पब्लिश हुई हुई हैं। ज़्यादा राइटिंग्स जो हैं वो गे दी मोपसेंट के नाम से पब्लिश हुई हुई हैं और कुछ राइटिंग्स गे दी वेलमोंट के नाम से भी पब्लिश हुई हुई हैं। मोपसेंट जो है इन्होंने ट्रेडिशनल फ्रेंच साइकोलॉजिकल रियलिज्म को मॉडर्न स्टाइल में प्रेजेंट किया था हमारे सामने अपनी राइटिंग्स में। और अक्टूबर में इन्होंने मतलब 1868 में जब ये 18 ईयर्स के थे तो इन्होंने उस टाइम चार्ल्स स्वाइनबर्न को जो है वो डूबने से बचाया था, उनको सेव किया था। इनका जो प्लॉटिंग स्टाइल है या जो प्लॉटिंग करके या जिस स्टाइल का प्लॉट करके ये खुश होते थे वो क्लेवर प्लॉटिंग है। मीन्स कि अब वो क्लेवर लोगों को यूज़ करते थे या वो प्लॉट को ट्विस्ट और टर्न्स दे के इस तरह से बनाते थे कि वो आप उसे कह सकते हैं कि क्लेवर प्लॉट है। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको ये बताया कि ये 2 फिगर्स से इम्प्रेस थे, 2 फिगर्स से इन्फ्लुएंस थे और उनको फॉलो भी करते थे। तो वो हैं एमाइल ज़ोला एंड फ्लॉबर्ट। और इनसे जो इम्प्रेस थे और जो इनको एज अ रोल मॉडल लेते थे और इनको फॉलो करते थे उनका नाम है समरसॉट मॉघम एंड ओ हेनरी। और ये दोनों भी बहुत फेमस जो हैं वो लिटरेरी फिगर्स हैं। फर्स्ट पब्लिकेशन जो इनकी हुई कि मतलब फर्स्ट इन्होंने राइटिंग कब कंप्लीट की और उन्होंने फर्स्ट जो अपना कोई लिटरेरी राइटिंग थी वो क्या थी और कब पब्लिश की, अब हम वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे पब्लिकेशन है, सॉरी यहाँ पे पी डबल हो गया है। फर्स्ट पब्लिकेशन की अगर हम बात करें तो इन्होंने 1881 में जो है वो पब्लिश किया था फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़। मीन्स के सबसे पहले इन्होंने जो चीज़ पब्लिश की थी वो शॉर्ट स्टोरीज़ थी और उन्होंने एक कंप्लीट वॉल्यूम जो है वो शॉर्ट स्टोरीज़ का पब्लिश किया था। उसका नाम है, टाइटल जो है ला मेसन टेलियर। आप देखें जी क्योंकि ये फ्रेंच थे तो उसका टाइटल भी फ्रेंच ही है, लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि आपसे पूछा जा सकता है कि मपस्सा का जो फर्स्ट वॉल्यूम है उसका नाम क्या है, वो कब पब्लिश किया गया था शॉर्ट स्टोरीज़ का। तो उसका नाम जो है वो ला मेसन टेलियर है और वो 1881 में पब्लिश किया गया था। ठीक है, और ये जो था ये फेमस था और इसकी वजह से ये जो है 2 ईयर्स के अंदर अंदर 12th एडिशन तक जो है वो पहुंच गया था। मीन्स के इट रीच्ड इट्स 12th एडिशन विद इन 2 ईयर्स, यानी कि 12 एडिशन इसके हो गए थे 2 साल के अंदर अंदर। फिर इन्होंने क्या किया था, 1883 में इन्होंने अपना फर्स्ट नॉवल जो है जिसका नाम है ऊन वाई, ये भी फ्रेंच नेम है, जिसको बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था एज अ वुमेन्स लाइफ। मीन्स के वो नॉवल का नाम, इनके फर्स्ट नॉवल का नाम है अ वुमेन्स लाइफ, जो कि 1883 में पब्लिश किया गया था। लेकिन आपको याद रखना है कि उसे आप यून वाई भी कह सकते हैं और अ वुमेन्स लाइफ उसकी इंग्लिश ट्रांसलेटेड जो है इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है उसका नाम है। ठीक है, उसके बाद ये भी बहुत ज़्यादा फेमस था, इनका नावल बहुत फेमस था और बहुत ज़्यादा जो है आप कह सकते हैं कि हाथों हाथ लिया गया था क्योंकि उसकी भी 25,000 कॉपीज़ जो हैं वो लेस देन अ ईयर जो है वो सोल्ड हो गई थी। ठीक है, मीन्स के 1 साल भी नहीं हुआ था, 1 साल से भी कम अरसे में 25,000 कॉपीज़ जो हैं इनके फर्स्ट नावल की अ वुमेन्स लाइफ जो कि 1883 में पब्लिश हुआ था वो सोल्ड आउट हो गई थी। फिर इन्होंने अपना सेकंड नावल लिखा जिसका नाम था बेल एमे विच केम आउट इन 1885, 2 साल के बाद। हैड 37 प्रिंटिंग्स इन 4 मंथ्स। मीन्स के वो उससे भी ज़्यादा फेमस हुआ था कि उसकी 37 प्रिंटिंग हो गई थी 4 मंथ्स के अंदर अंदर। ठीक है ना, यानी 4 माह के अंदर अंदर 37 प्रिंटिंग्स हुई थी उसकी। अगर अब हम इनकी पब्लिकेशन देखें या इनके फेमस वर्क्स देखें तो बेटा इन्होंने जो है वो फर्स्ट अपना जो स्टोरीज़ की जो पब्लिकेशन की थी, मीन्स के फर्स्ट वॉल्यूम जो इन्होंने पब्लिश किया था वो इनके टाइटल के अंदर था ला मेसन टेलियर। ठीक है, जो कि इन्होंने 12th एडिशन में 2 साल के अंदर अंदर 12th एडिशन उसके जो है वो 12th एडिशन तक पहुँच गया था। फिर इनके फर्स्ट नावल का नाम है अ वुमेन्स लाइफ जो कि 1883 में पब्लिश हुआ था और सेकेंड जो इनका नावल है वो है बेल एमे और वो 1885 में जो है वो इन्होंने पब्लिश किया था। I hope each and everything is clear. If you have any questions, you can ask me. Thank you.